और श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका गौरीपुरा सोजेट में एक मकामी शख्स के घर पर एनआईए ने छापा मारा। कई घंटों तक इस घर पर तलाशी कार्रवाई जारी रही। एनआईए की टीम इस घर के 2 से 3 लोगों को तहकीकात की गरज से अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि अलहदगी पसंदों के साथ वाबस्तगी के मामले में ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। एनआईए की टीम के हमरा पुलिस और सीआरपीएफ भी थी। उधर श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर भी एनआईए ने छापे मारे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज सुबह वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। एनआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर जिला श्रीनगर में कई छापे मारे। ये छापे दहशतगर्दी से मुतालिक केस के सिलसिले में मारे गए हैं। जराये के मुताबिक जिला श्रीनगर में कम से कम 9 मकामात पर छापे मारे गए हैं। कांग्रेस लीडर भरत सिंह सोलंकी ने दावा किया है कि जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर लोगों की भरपूर हिमायत पार्टी को हासिल हो रही है। जम्मू में कांग्रेस की आज मीटिंग हुई जिसमें इंतखाबात पर तबादले ख्याल किया गया। सर, जम्मू रियासी का चुनाव आने वाला है। अभी पोलिंग 26 तारीख को होगी। आज भी आपने मीटिंग करी है, तो किस तरह की तैयारी है और क्या उम्मीद है कांग्रेस को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से? जम्मू रियासी पार्लियामेंट के चुनाव के लिए हमारे प्रत्याशी रमन भल्ला जी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, सबको मिल रहे हैं और हमारे सभी सीनियर लीडर्स पीसीसी अध्यक्ष से लेके हमारे उधमपुर के उम्मीदवार लाल सिंह जी के साथ और बाकी के यहाँ हमारे जो लीडर हैं जम्मू के एक्स मिनिस्टर्स हैं, पीसीसी के चीफ, बाकी के लोग हैं, सब अपने इलाकों और दूसरे इलाकों में घूम रहे हैं और जनता के साथ, लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी पार्टी ने जो राहुल गांधी ने 5 गारंटी दी है उनके बारे में और बीजेपी ने क्या क्या रूल किया वो तो जनता जानती है। ये प्रचार प्रसार बड़ा तेजी से चल रहा है। ये पिछले 2 ही दिन बचे हैं, इसमें प्रचार को बड़ा तेजी से बढ़ा रहा है। तो अगर प्रचार की जैसे आपने बात की, तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो पार्टी के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो गए थे, उसके बाद पैसा इतना ज्यादा पार्टी के पास नहीं रहा। तो क्या हम ये माने कि पर्याप्त धन अवेलेबल था ताकि पूरी तरीके से पार्टी प्रचार कर सके? देखिए, जब हमारे अकाउंट सीज कर दिए तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे चाहने वाले लोग सबने थोड़ा बहुत मदद करा के हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ मिलके कम पैसों से भी हमारा चुनावी काम को बढ़ा दिया। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता बाहर निकल पड़े, लोगों में जाने लगे और उसी की वजह से ये जो जनसंपर्क हो रहा है तो कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। यहाँ अगर हम बात करेंगे, जो कोलिशन थी पहले, कांग्रेस ये कहती थी कि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट तो मिल रहा है लेकिन पीडीपी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कितना फर्क पड़ेगा जो आने वाली जो पोलिंग होगी? अगर पीडीपी का सपोर्ट होता तो क्या आप मानते हैं कि ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा फायदा हो सकता था कांग्रेस पार्टी को जम्मू क्षेत्र की? अगर हम बात करें, देखिए, हमारा इंडिया का गठबंधन तय है और उसी तरह से काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने उन खबरों की तरदीद की है जिनमें कहा गया कि पार्टी कैडर, खास तौर पर वादी कश्मीर से पार्टी कैडर वादी पर मबनी सीटों से अपने उम्मीदवारों को खड़ा न करने के पार्टी के फैसले से खुश नहीं है। गुप्ता ने दावा किया कि पार्टी कैडर अगरचे जज्बाती है लेकिन वो पूरी तरह समझते हैं कि वादी से उम्मीदवार न उतारने का फैसला एक मंसूबाबंद हिकमत अमली के तहत किया गया है। जब से बीजेपी ने यह फैसला किया है कि वो कश्मीर वैली की 3 सीटों पे अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी, तब से कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वैली बेस्ड और लीडर जो है पार्टी के और यहाँ जम्मू के भी कई लोग नाराज़ हैं, वो खुश नहीं है इस डिसीजन से और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि वहाँ से भी इलेक्शन लड़ा जाए, खासकर अनंतनाग राजौरी सीट से। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर एमएलसी विबोध गुप्ता जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो एक जज्बाती कार्यकर्ता है और उनका एक मन था कि यहाँ से भी अनंतनाग राजौरी से भारतीय जनता पार्टी का अपना उम्मीदवार जो है वो आता। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहूँगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ जम्मू और अनंतनाग राजौरी के जो कार्यकर्ता हैं
वो पार्टी के निर्णय से खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी का निर्णय सबके लिए है और पार्टी का निर्णय जो है वही माना जाएगा। और उस निर्णय के तहत इन तीन, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब जम्मू आए थे हफ्ता पहले, वो कह के गए थे कि इन 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है उन पार्टियों की सपोर्ट करेगी जो पार्टियां एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के खिलाफ हैं, जिन्होंने कश्मीर को लूटा, जम्मू कश्मीर को में आतंकवाद में झोंका और जम्मू कश्मीर को अंदर उन्होंने परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति की, भाई भतीजाबाज की राजनीति की। उन लोगों को जो है हराना है और उनको हराने के लिए एकदम एक मुश्त होकर जो है लड़ना होगा। इसलिए जो भी उम्मीदवार इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों को हराने में समर्थ होंगे, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं आपकी बात को आपने अपनी बात रखी, लेकिन ये कितनी सितम वाली बात है कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, वो राजौरी से आते हैं, वो जो वोट है वो बीजेपी कैंडिडेट को नहीं डाल सकेंगे। आप भी राजौरी से आते हैं, आप भी बीजेपी कैंडिडेट को नहीं डाल सके, तो जब आप लोग भी वोट नहीं डाल पाएंगे अपने कैंडिडेट को, तो क्या ये है? देखिए, सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को हराने का है और उसके एक स्ट्रेटजिकली इन 3 सीटों के ऊपर एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को हमें हराना है और वो लोग जो इनको हरा सके, भारतीय जनता पार्टी उनको वोट करेगी। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने श्रीनगर पार्लिमानी सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर के जिला सदर आमिर भट्ट के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाने को मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रोहुल्लाह और पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा भी मैदान में मौजूद हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। के समक्ष किया गया जाएगा पेश। पुलिस ने जम्मू के अखनूर में ड्रग तस्कर से जुड़ी लाखों की संपत्ति कुर्क कर आरोपी को हिरासत में लिया। पुंछ में पुलिस ने किया स्कूल के हेडमास्टर को गिरफ्तार। पिस्तौल और ग्रेनेड भी बरामद। ओवरग्राउंड वर्कर को के तौर पर काम कर रहे थे हेडमास्टर। पुंछ कत्ल की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने खातून और उसके आशिक को किया गिरफ्तार। आशिक के साथ मिलकर बीवी ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंची और फौजियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने न शहीदों को न सिर्फ ये कि खराज अक़ीदत पेश किया, बल्कि वज़ीर दिफा ने सियाचिन में तैनात फौजी जवानों की खिदमत को गैर मामूली बताया। उन्होंने होली के मौके पर न आ सकने की वजह से उन्हें वाकिफ की कराया। सबसे पहले मैं भारत माता के आप सभी जांबाज सपूतों को तथा आपके परिवार को, चूंकि होली के अवसर पर मैं नहीं आ पाया था, बिलेटेड मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। यह भारत के पराक्रम का, मैं मानता हूं, पवित्र मंदिर है। इसलिए आज ही नहीं, 5 साल पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, उसी दिन ही मैंने प्लान किया
और उस समय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी हुआ करते थे, उनसे मैंने कहा और उसके एक दिन के बाद ही हम लोग यहाँ पर सियाचिन आए थे। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है उस पर समस्त भारतवासियों को नाज। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शोपियां में एक बड़ी अवामी जलसे से खिताब किया। उमर ने पीडीपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरहूम मुफ्ती सईद को गैर मशरूत हिमायत देने और बीजेपी को न लाने की पेशकश की थी, मगर उन्होंने मंजूर नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपने दौर में नरेंद्र मोदी की तारीफें करते नहीं थकती थी। हम क्या 2015 में आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाते? याद करिए जब 2015 के नतीजे निकले थे, उस वक्त ये कलम दवात वाले ये बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है जिसने उस वक्त ये कहा कि मुफ्ती सैयद साहब ये गलती मत करिए, मत लाइए बीजेपी को अंदर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मदद ले लीजिए, हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ना एमएलसी चाहिए, हमें ना राज्यसभा चाहिए, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए, बिना शर्त 6 साल आप हुकूमत करिए। उस वक्त क्या कहा पीडीपी वालों ने? कहा कि ये पिछले दरवाजे से हुकूमत पकड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आ रहे हैं, हमें ताने दिए, हमें कहा अब बैठो 6 साल ऑपोजिशन में, हम खामोश बैठे। फिर 2016 आया, महबूबा जी की पार्टी टूट रही थी, उस वक्त हम लोग हैं जो राजभवन गए, जिन्होंने गवर्नर साहब से कहा कि मत होने दीजिए ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है इस तरह का तोड़ मरोड़ की सियासत, इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्या ये हमारी खुदगर्जी थी? 2018 महबूबा जी आपने अल्ताफ बुखारी हमारे पास भेजा था, आपने उस वक्त कहा था कि अल्ताफ बुखारी को आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे, आपने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने उफ तक नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने रातों रात चिट्ठी पे दस्तखत किए और गवर्नर साहब के पास भेजे आपके अल्ताफ बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। ये क्या हमारी खुदगर्जी थी? क्या ये हमारी खुदगर्जी का सबूत है? इल्जाम लगाना बहुत आसान है, आप जरा अपना बताइए ना, आपने क्या किया? आप जरा अपना बताइए, आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ? जब यहाँ तबाही और बर्बादी मची थी, आप क्या कर रही थी? जब आपके पास मौका था यहाँ के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए, आप किनकी तर्जुमानी कर रहे थी? हमें मालूम है। मियां साहब उस वक्त असेंबली में थे, शौकत उस वक्त काउंसिल में था, सकीना थी, बाकी थे। मुझे आपकी तकरीरें याद हैं, आप थकती नहीं थी जनाब मोदी साहब की तारीफ करते करते। रिकॉर्ड गवाह है आपकी एक एक तकरीर मुझे याद है, जो आपने असेंबली में हमारे सामने की, जो आपने काउंसिल में इनके सामने की, जिसमें आपने ये कहा कश्मीरियों को कि अगर एक आदमी है इस दुनिया में जो हमारे मसले हल कर सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो किए मसले हल? मिला कुछ हमें? तबाही और बर्बादी के अलावा क्या मिला? हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, हमारा वजूद, सारा कुछ तहस नहस हुआ। आज हमसे पूछा जाता है कि 370 ने लोगों को क्या दिया? चले नाम और कुछ नहीं दिया, लेकिन इस 370 के तहत जनाब बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को जमीन के मालिकाना हक दिए।